अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं इमरान खान उड़ान क्लासेस में आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। फ्रेंड्स, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डीएनए हिस्टोन पैकेजिंग के बारे में समझा। हमने जाना कि किस तरह से एक हिस्टोन ऑक्टामर जो है उसकी सतह पर डीएनए इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। और कई सारे न्यूक्लियोसोम जो हैं वो आपस में कई तरह की कॉइलिंग, फोल्डिंग और थिकनिंग शो करते हुए मोटे, थिक, फाइब्रस और कॉम्पैक्ट फॉर्म वाले क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। और यही क्रोमेटिन फाइबर जो हैं वो आगे जाकर माइटोटिक स्टेज के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो हिस्टोन मॉडिफिकेशंस के ऊपर है। यहाँ टाइटल से एक बात जो क्लियर होती है वो ये कि मॉडिफिकेशन होंगे और वो हिस्टोन प्रोटीन के होंगे। पिछली क्लास में भी हमने हिस्टोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। हम जानते हैं कि हिस्टोन ऑक्टामर में 4 तरह के प्रोटीन सब यूनिट्स पाई जाती हैं: H2A, H2B, H3 एंड H4। इन सभी सब यूनिट्स को अगर हम देखें तो एक सामान्य पॉलीपेप्टाइड चेन की तरह इनमें भी एक तरफ एन टर्मिनल पाया जाता है, एक तरफ सी टर्मिनल पाया जाता है और बीच में इसके कोर हिस्टोन या हिस्टोन डोमेन प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये मॉडिफिकेशंस यहाँ पर इसके वैसे तो इसके सभी रीजन्स पे देखे जा सकते हैं। इसके एन टर्मिनल टेल वाले रीजन पे देखे जा सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस कोर हिस्टोन में भी होते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस सी टर्मिनल में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन है वो इसकी एन टर्मिनल टेल पे देखने को मिलते हैं। और ये एन टर्मिनल टेल इन सभी सब यूनिट्स में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इसकी एन टर्मिनल टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रेजिड्यूज की उपस्थिति है। यहाँ पर मुख्य रूप से लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरी बड़ी बात फ्रेंड्स ये कि H2A और H2B की तुलना में H3 और H4 जो हैं, जो हिस्टोन सब यूनिट हैं, इन दोनों सब यूनिट्स पर जो हैं इनकी एन टेल जो है, एन टर्मिनल टेल जो है, उस पर जो मॉडिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी कहीं अधिक होती है। फ्रेंड्स, अगर आगे हम बात करें कि आखिर इसमें मॉडिफिकेशंस में होता क्या है। फ्रेंड्स, इस तरह के मॉडिफिकेशंस में कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप या केमिकल ग्रुप जो होता है वो आकर के इस हिस्टोन की सरफेस पे लगता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन है वो H3 हिस्टोन प्रोटीन के एन टर्मिनल पर देखने को मिलते हैं। इसी तरह से H4 सब यूनिट्स के जो एन टर्मिनल है उस पर भी हम यहाँ ये मॉडिफिकेशंस देख सकते हैं। इन मॉडिफिकेशंस में कोई स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप जैसे एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या यूबिक्यूटिन जो है वो आकर के इन विशेष अमीनो एसिड रेजिड्यूज की सरफेस पे लगते हैं। अगर हम इन टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन के बारे में समझें तो सबसे पहले जैसे एसिटाइलेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि एसिटिल ग्रुप जो है वो आकर के इस हिस्टोन टेल के अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन, जिसका अमीनो एसिड का सिंबल है के, यानी कि के अमीनो एसिड जो है उसकी सरफेस पर एसिटिल ग्रुप आकर लगते हैं। हम सामान्य स्थिति में जानते हैं कि लाइसिन अमीनो एसिड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इसकी जो आर चेन होती है उस आर चेन पर जो अमीनो ग्रुप है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही ये एसिटिल ग्रुप आकर के इस लाइसिन के साथ जुड़ता है तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमने ये बात पहले भी पढ़ी कि हिस्टोन की सरफेस पे जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनका पॉजिटिव चार्ज
और डीएनए की बैकबोन पर लगे फास्फेट का नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे बड़ी वजह होता है इनके अट्रैक्शन की। लेकिन यहाँ पर अगर एसिटिल ग्रुप आकर यहाँ पर लगेगा तो ये लाइसिन के पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा, जिसके प्रभाव में जो हिस्टोन टेल है ये डीएनए को रिपेल करेगी और इसी वजह से जो है ये डीएनए को रिपेल करेगी और इसी वजह से जो डीएनए है वो हिस्टोन पर से अनरैपिंग की तरफ या लूजली पैक होने की दिशा में आगे बढ़ता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एसिटाइलेशन का ये है कि एसिटाइल ग्रुप अगर हम इधर से इसे समझने की कोशिश करें तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये दो फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। या तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं जिसमें डीएनए जो है ये न्यूक्लियोसोम की सरफेस पे टाइटली पैक्ड रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हिस्टोन टेल जो है वो इस डीएनए को पैक करने में मदद करते हैं। न केवल ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोसोम पर लगे डीएनए को रैपिंग में मदद करते हैं बल्कि साथ ही साथ ये अपने पास स्थित न्यूक्लियोसोम को भी अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये यहाँ पर जो कंडेंस फॉर्म में सभी न्यूक्लियोसोम एक साथ रहें और स्पेस को रिड्यूस कर सकें। तो फ्रेंड्स, एसिटाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इस कॉम्पैक्ट फॉर्म का रिडक्शन होता है, क्योंकि अगर एसिटाइल का नेगेटिव चार्ज जो है वो हिस्टोन टेल पर या हिस्टोन की सरफेस पे होगा तो वो नेगेटिव चार्ज डीएनए के फास्फेट के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो रिलैक्स फॉर्म में आने की टेंडेंसी रखेगी और डीएनए जो उसकी सरफेस पे लगा होगा वो अनरैप होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप अपने जहन में ये बिठाइए कि एसिटाइलेशन का जो प्रोसेस है ये लाइसिन या के ऊपर होगा और लाइसिन पे होने वाला एसिटाइलेशन जो है वो इससे रिलैक्स फॉर्म या एक्टिव फॉर्म में लेकर के आता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम दूसरा बात करें मिथाइलेशन की, तो मिथाइलेशन यहाँ पर तीन तरह से हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि ये मिथाइलेशन भी या तो लाइसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर होगा या आर्जिनिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर होगा। मिथाइलेशन यहाँ पर जो है वो दोनों फॉर्म में हो सकता है। मिथाइलेशन जो है ये एक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और रिप्रेसिव फॉर्म में भी हो सकता है। अगर जो मान लीजिए ये डिपेंड करेगा इसके स्पेस, पोजीशन और डिग्री ऑफ मिथाइलेशन के ऊपर। ये मोनोमिथाइलेट भी हो सकता है, डाईमिथाइलेट भी हो सकता है और ट्राईमिथाइलेट भी हो सकता है। और अगले अगर हम बात करें तो फास्फोराइलेशन, जिसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो मॉडिफायर के फॉर्म में आकर जो है वो एन टर्मिनल की सरफेस पे आकर के लगता है और इसमें फास्फेट ग्रुप जो है ये ऐसे अमीनो एसिड्स की सरफेस पे लगता है जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हम जानते हैं कि बिकॉज डीएनए के पास भी बैकबोन में फास्फेट है और अगर ये फास्फेट इसके OH समूह वाले अमीनो एसिड जैसे सेरिन, थ्रियोनिन या ट्रिप्टोफैन की सरफेस पे आके लगेगा तो फास्फेट को रिपेल करेगा और जिसकी वजह से ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये रिलैक्स फॉर्म की तरफ बढ़ेगी। कॉम्पैक्ट फॉर्म जो होती है ये इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग के हिसाब से या ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से इनएक्टिव फॉर्म होती है, जबकि रिलैक्स फॉर्म जो होती है वो डीएनए सीक्वेंस के हिसाब से या ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक्टिव फॉर्म होती है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम यूबिक्विटिनेशन की बात करें तो यूबिक्विटिनेशन जो है वो यहाँ पर H2A और H2B हिस्टोन में देखने को मिलता है। H2A की अगर हम बात करें तो इसके C टर्मिनल एंड के पास स्थित 119 नंबर अमीनो एसिड रेजिड्यू, जिसे ये भी लाइसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज पर ही आकर लगता है और ये यूबिक्विटिनेशन जो है वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है। इसी तरीके से अगर हम H2B की बात करें तो H2B में C टर्मिनल पर ही जो 120 नंबर पर जो लाइसिन पाया जाता है उस पर आकर यूबिक्विटिनेशन होता है। ये भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव
ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेशन शो करता है। अब फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर उठता है कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ती है इन मॉडिफायर को यहाँ आकर लगने की, और अगर लग जाते हैं तो इनसे सेल को क्या फ़ायदा या नुकसान या इसका रोल क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, हम जानते हैं कि हर सेल को ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज हो जाने पर उसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये डीएनए यहाँ पर हमेशा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे और जो डीएनए की सीक्वेंस है वो यहाँ पर फ्री फॉर्म में बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो इस स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए ये इम्पॉसिबल होगा कि वो यहाँ पर आकर लगे और वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके, जिससे आगे प्रोटीन का सिंथेसिस हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो सके या आगे जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म वगैरह काम कर सके। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो रिलैक्स फॉर्म में भी चेंज हो, और जब ये प्रोसेस हो जाए तो इसके बाद रिलैक्स फॉर्म जो है वो वापस अपनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ। फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन फॉर्म की, तो हम जानते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म जो होती है वो लेस एक्टिव फॉर्म होती है। इसमें क्रोमेटिन का जो कन्फर्मेशन होता है वो क्लोज कन्फर्मेशन होता है, और इस स्थिति में जो डीएनए सीक्वेंस है वो फ्री स्टेज में बहुत कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, और जो न्यूक्लियोसोम है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे से कंडेंस्ड रहते हैं। तो इस स्थिति में, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर डीएनए और हिस्टोन जो है उनका इंट्रैक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी तरीके से तो इसमें जो जीन एक्टिविटी है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड रहती है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी जो है वो भी यहाँ पर सही से काम नहीं कर पाती। इसलिए इस प्रोसेस को हम जीन रिप्रेशन या जीन साइलेंसिंग के थ्रू भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम यूक्रोमेटिन की फॉर्म की बात करें, तो ऐसी स्थिति में जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है उनका इंट्रैक्शन काफ़ी लूज हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो आसानी से इस हिस्टोन की सरफेस से अनरैप होने लगता है, और फ्री डीएनए सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए अवेलेबल होती है, जहाँ आकर वो ट्रांसक्रिप्शन करती है। और इसके अलावा ये जो है ये क्रोमेटिन की एक्टिव फॉर्म होती है, और इस एक्टिव फॉर्म में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, और जो क्रोमेटिन का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ ओपन टाइप का कॉन्फॉर्मेशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बीच एक ट्रांजिशन स्टेज बनी रहती है, जिसमें इन पोस्ट ट्रांसलेशन हिस्टोन मॉडिफिकेशन के थ्रू या डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू या आरएनएआई के थ्रू जो है वो यहाँ पर ये इनमें इंटरकन्वर्जन पाया जाता है। और फ्रेंड्स अब अगर हम आगे ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर है इसकी एन टर्मिनल टेल्स पे या सी टर्मिनल रीजन के ऊपर अगर इन डिफरेंट मॉडिफायर्स के लगने के क्रम को समझें या इनके इफ़ेक्ट को समझें, तो हम देख सकते हैं कि एसिटाइलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिटाइलेशन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करता है, यानी कि एसिटाइल ग्रुप जब इस लाइसिन की सरफेस पे लगेगा तो लगने के बाद ये इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसके प्रभाव में ही डीएनए सीक्वेंस की जो एक्सेसिबिलिटी है वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए सुगम हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से इन डिफरेंट जो मॉडिफायर्स है इनको देखें, तो हम देख सकते हैं कि जो H3 हिस्टोन सब यूनिट है उसकी एन टर्मिनल टेल पर सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर जो है मिथाइलेशन सेकंड पोजीशन पर जो है वो यहाँ पर मोनोमिथाइलेशन आर्जिनिन के द्वारा शो किया जाता है। इसी तरीके से K4 पोजीशन पर एसिटाइलेशन, K9 पोजीशन पर एसिटाइलेशन, K14 पोजीशन पर फिर K18, K23, K27, K28 डिफरेंट पोजीशंस पर यहाँ पर एसिटाइलेशन हो रहा है।
और ये H3 पोजीशन, H3 हिस्टोन की इन सभी पोजीशंस पर होने वाला जो एसिटाइलेशन है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शनल स्टेट को एक्टिवेट करता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो H4 सब यूनिट है यहाँ पर भी अलग अलग पोजीशन पर आप ये जो एसिटिल ग्रुप का जो एडिशन है उसको लाइसिन पर देख सकते हैं और इसके प्रभाव में भी ये इसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेट करता है। फ्रेंड्स, अगर हम मिथाइलेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिथाइलेशन जो है वो या तो लाइसिन यानी के पर होगा या फिर आर्जिनिन या आर पर पाया जाता है। मिथाइलेशन की डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि जुड़ने वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो जीन्स को साइलेंस करने में रोल प्ले करेगा या उन्हें एक्टिवेट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को कोऑपरेट करेगा। तो डिपेंड ये करता है कि किस तरह किस रेजिड्यू के ऊपर या किस पोजीशन के ऊपर और किस डिग्री के साथ यहाँ पर मिथाइलेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम H3 सब यूनिट की बात करें तो इसकी एन टर्मिनल टेल की जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड जो अमीनो एसिड है वो आर्जिनिन है। यहाँ पर आर्जिनिन का मोनोमिथाइलेशन होता है। हम देख सकते हैं कि जितनी भी जगह ये ग्रीन सर्कल किया गया है ये यहाँ पर इसके ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेट फॉर्म को दर्शाता है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म को रिलैक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। और जहाँ पर ये रेड सर्कल किया गया है इससे मतलब ये रिलैक्स फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला या ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करने वाला मॉडिफिकेशन कहलाता है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ पोजीशन पर ही लाइसिन पर मोनोमिथाइलेशन या ट्राइल मिथाइलेशन, यानी फोर्थ पोजीशन के लाइसिन पर अगर ट्राइल मिथाइलेशन होता है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। इसी तरीके से अगर नाइन्थ पोजीशन पर मोनोमिथाइलेशन होता है तो ये इसका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म है, जबकि इसी नाइन्थ पोजीशन के ऊपर अगर इसका ट्राई मिथाइलेशन होता है तो ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। यानी यहाँ पर नाइन्थ पोजीशन के लाइसिन पर अगर मोनोमिथाइलेशन होगा तो ये इसे ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, जबकि ट्राई मिथाइलेशन होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है। इसी तरीके से एक और अगर हम देखें तो 27th पोजीशन के ऊपर अगर मोनोमिथाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा, वहीं ट्राई मिथाइलेशन या डाई मिथाइलेशन होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को जो है सप्रेस करेगा या रिप्रेस करेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए कि नाइन्थ पोजीशन पे ऐसा एक साथ नहीं होगा कि मिथाइलेशन भी हो रहा है और एसिटाइलेशन। इनमें से कोई एक स्थिति एक समय में इस ग्रुप के ऊपर यहाँ पर बनेगी, चाहे मिथाइल मोनोमिथाइलेशन हो या ट्राई मिथाइलेशन हो या फिर नाइन्थ पोजीशन पर जो है वो एसिटिल ग्रुप का आकर लगना हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर इस H3 पर हम फास्फोरस की स्थिति देखें तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि फास्फेट ग्रुप जो है वो या तो सेरीन पे लगता है या थ्रियोनिन पे। तो हम देख सकते हैं 10th पोजीशन पर जो सेरीन है वहाँ यहाँ पर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और ये फास्फेट ग्रुप की ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पर एक्टिवेट करेगा। इसी तरह से इस H4 सब यूनिट पर ही जो इसकी थर्ड पोजीशन है जिस पर ये आर्जिनिन, सेकंड पोजीशन पर जो आर्जिनिन का आर ग्रुप लगा है थर्ड पोजीशन पे, ये इसका मिथाइलेशन करेगा। यहाँ डिपेंड करेगा कि मिथाइलेशन किसके थ्रू हुआ है। अगर मिथाइलेशन PRMT5 यानी प्रोटीन आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेज 5 के थ्रू हुआ है तो ये इसका रिप्रेशन करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव करेगा। वहीं अगर PRMT1 यानी प्रोटीन आर्जिनिन मिथाइल ट्रांसफरेज 1 के थ्रू अगर ये जो मिथाइलेशन है वो हुआ है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इसको एक्टिवेट करेगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मिथाइलेशन हुआ है और किस प्रोटीन या एंजाइम के थ्रू हुआ है और किस जगह हुआ है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर K20 पोजीशन पर हम देखें तो यहाँ एसिटाइलेशन जो है वो इसको एक्टिवेट करेगा। वहीं इस K20 पोजीशन पर अगर इसका ट्राई मिथाइलेशन होगा तो ये इसको जो है वो रिप्रेस करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करने का काम करता है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर K20 पर जो मिथाइलेशन ट्राई मिथाइलेशन होता है और इसी तरीके से K9th पोजीशन पर जो मिथाइल ट्राई मिथाइलेशन होता है, ये दोनों ही
कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये यहाँ पर परमानेंट जीन साइलेंसिंग के प्रभाव को यहाँ पर दर्शाते हैं। जबकि फैकल्टेटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव जो होते हैं उनमें यहाँ पर जो है ये परमानेंट जो है जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम यूबिक्विटिनेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि H2A का जो C टर्मिनल है उस C टर्मिनल की 119 पोजीशन के ऊपर जो लाइसिन ग्रुप है उसका यूबिक्विटिनेशन जब होता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस करता है, यानी यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। और इसी तरीके से जो H2B सब यूनिट जो है इसकी 120 जो C टर्मिनल की ओर जो 120 सब यूनिट है 120th जो अमीनो एसिड यानी लाइसिन ग्रुप जो है इसका यूबिक्विटिनेशन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप हैं वो अलग अलग पोजीशन पर आकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हिस्टोन मॉडिफायर्स जो हैं ये हिस्टोन मॉडिफायर यहाँ पर जीन रेगुलेशन का काम करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं या उन्हें साइलेंट करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम इसकी कोडोन टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। H3K4Me3, H3 से मतलब हिस्टोन 3 की बात हो रही है, यानी हिस्टोन की H3 सब यूनिट की बात। K4 का मतलब फोर्थ पोजीशन पर जो लाइसिन ग्रुप है, K मीन्स लाइसिन, और Me3 का मतलब यानी कि फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो लाइसिन है उसका ट्राइमिथाइलेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें H3K27Me2 तो इससे मतलब है H3 सब यूनिट K9 यानी कि इसका जो लाइसिन 9th पोजीशन का जो लाइसिन है उस 9th पोजीशन के लाइसिन पर 9th पोजीशन का जो लाइसिन है उसका डाइमिथाइलेशन। इसी तरीके से अगर हम H3K27Me2 की बात करें तो H3 हिस्टोन, यहाँ पर H3 जो है हिस्टोन है और इसकी K27 यानी 27th पोजीशन पर जो लाइसिन है उसका डाइमिथाइलेशन। तो हम देख सकते हैं ये इसका डाइमिथाइलेशन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को इनएक्टिवेट कर रहा है। इसी तरीके से H3R2Me1 यानी H3 हिस्टोन, R सेकेंड पोजीशन पर, R का मतलब आर्जिनिन, तो ये सेकेंड पोजीशन पर R आर्जिनिन और इसका मिथाइल 1 यानी मोनोमिथाइलेशन। इसी तरीके से H4S1P की बात करें तो यानी कि H4 सब यूनिट S1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो सेरिन है उसका फॉस्फोराइलेशन। तो फ्रेंड्स इन सिंबल्स के थ्रू या इन जो कोड्स हैं इनके थ्रू भी हम इनकी जो पोजीशन है उनको समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्टली दो इम्पॉर्टेंट जो बातें यहाँ पर रह गई हैं वो मैं आपसे करनी चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पर हो रहे हैं ये मॉडिफिकेशंस कोवेलेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस कहलाते हैं, क्योंकि ये जो हिस्टोन है इसका फॉर्मेशन हो गया है, इसका ट्रांसलेशन हो गया है, उसके बाद ये यहाँ पर ये कोवेलेंट इफेक्ट जो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इफेक्ट शो करता है या ये जो जीन रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो करता है, इसलिए इसे कोवेलेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है ये बायोलॉजी की एपिजेनेटिक्स ब्रांच के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। यहाँ अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करें तो हम देखेंगे कि जो डीएनए है इस डीएनए की स्ट्रक्चर में किसी तरह का भी यहाँ पर चेंज नहीं होता है, डीएनए की सीक्वेंस में किसी तरह का यहाँ पर चेंज नहीं होता है, बल्कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चरल चेंज के प्रभाव में या तो जीन्स को साइलेंस किया जाता है या जीन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऐसी स्थिति जिसमें बिना डीएनए सीक्वेंस को डिस्टर्ब किए अगर जीन एक्टिविटी को प्रभावित किया जाए तो इनकी स्टडी, इस तरह की परिस्थितियों की स्टडी हम एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। सिर्फ हिस्टोन पीटीएम मॉडिफिकेशन ही नहीं बल्कि डीएनए मिथाइलेशन, जो आपके आरएनएआई और एमआईआरएनए के जो सिग्नल्स हैं
उनकी स्टडी भी हम इस एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज ये टॉपिक जो इंट्रोडक्शनरी टॉपिक है इसका हमने कंप्लीट किया। आगे की जो क्लास है उसमें एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फास्फोराइलेशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स पे और हम बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।